हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को अगर देखा होगा, ना देखा हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और डियर फ्रेंड, इससे रिलेटेड हम लोग पिछली कई क्लास पढ़ चुके हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ना कि प्लांट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यही एक दो बचा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्लड होता है उसके मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी 2 घटक होते हैं। एक क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा ब्लड कार्पसेल्स यानी रक्त कणिकाएं। डियर फ्रेंड, जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, उसके अंतर्गत रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डियर फ्रेंड, जो ब्लड का दूसरा कंपोनेंट है यानी ब्लड कार्पसेल्स हैं, रक्त कणिका हैं, उसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप लोग पिछली क्लास में हमारे पढ़ चुके हैं कि आरबीसी जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनको ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो डियर फ्रेंड, ये जो ब्लड कोगुलेशन है, इसमें जो ये प्लेटलेट्स होती हैं, आप लोग हमारी पिछली क्लास में पढ़े हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग हमारी पिछली क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका ब्लड कोगुलेशन में मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है प्लेटलेट्स हैं। इसी के बारे में और ब्लड कोगुलेशन की क्रिया कैसे कैसे होती है उसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड, ये जो ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, क्या है? कैस्केडिंग प्रोसेस। तो डियर फ्रेंड, आप लोग सोचिए कि ब्लड कोगुलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। यानी हम लोगों के बॉडी के अंदर तो ब्लड कोगुलेशन की ज़रूरत है नहीं। आप लोग सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाए तो कितना डेंजरस होता है। यानी बॉडी जो होती है उसके अंदर ब्लड कोगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोगों को किसी वजह से चोट लगती है, घाव होता है, तो वहाँ से ब्लड निकलता है, यानी उसी टाइम जो है ब्लड कोगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी रक्त के जमने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले, जिससे हम लोगों की बॉडी को क्षति ना पहुँचे। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि इंजर्ड टिश्यू, यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? एक यूनिट होती हैं। ह्यूमन बॉडी की जो निर्माण हुआ है पूरा ह्यूमन बॉडी का, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है क्या होती हैं? सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। और उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक। तो डियर फ्रेंड, जब हम लोगों को चोट लगता है, ब्लड निकलता है, तो ऐसे ही जगह पे ब्लड कोगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं यानी प्लेटलेट्स होती हैं, जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, तो उसी टाइम जो है ये थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोथ्रॉम्बिन। प्रोथ्रॉम्बिन। इसके बाद डियर फ्रेंड, ये थ्रोम्बोकाइनेज है। थ्रोम्बोकाइनेज, यहाँ डियर फ्रेंड आप लोगों को ऐसे याद करना है, थ्रोम्बो तो डियर फ्रेंड, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है
यहाँ पर डियर फ्रेंड आप लोगों को ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि ये जहाँ एज लगा होता है ASE एज, वो किसको इंडिकेट करता है? एंजाइम को। डियर फ्रेंड ASE, अगर यहाँ पर एज लगा इसके बाद में, इसका मतलब क्या है? ये एंजाइम है। अगर OSE, ओ ऐसे लगा होता OSE, तो ये क्या हो जाता है? शर्करा हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, जैसे ग्लूकोज लिखा रहता है, गलेक्टोज लिखा रहता है, तो आप लोग देखेंगे गलेक्टोज लिखा रहता है तो एक शर्करा होती है, लेकिन गलेक्टेज जब लिख दिया जाता है, लास्ट में ASE लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाती है? एंजाइम। तो डियर फ्रेंड इतना आप लोगों ने समझ लिया। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी प्रोथ्रॉम्बिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो जब कोई भी चीज़ जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा वो क्या काम करेगा? यानी ये अक्रियाशील है, को कुछ भी काम नहीं कर पाती, ब्लड जमाने में इसका कोई रोल नहीं हो पाता जब तक ये एक्टिव ना होती है। तो डियर फ्रेंड ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ये इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन को किस में चेंज करता है? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में। और कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम आयन का भी बहुत ज़्यादा रोल है ब्लड कोआगुलेशन में। फिर डियर फ्रेंड ये जो थ्रोम्बिन है, ये आप लोग यहाँ आ जाइए, जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और एक फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती हैं प्लाज्मा में। तो ये यहाँ से जो थ्रोम्बिन है, ये यहाँ पर क्या किया? फाइब्रिनोजेन को जो है फाइब्रिन में चेंज कर देता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करता है। यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो डियर फ्रेंड ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये भी क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी निष्क्रिय होता है। और डियर फ्रेंड यहाँ समझने की बात एक ये भी है कि अगर कोई प्रोटीन है उसके लास्ट में GEN, देखिए ऐसे होता है, FIBRINOGEN, अगर लास्ट में GEN, ये देखिए डियर फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने की बात है। इससे आप लोग कोई क्वेश्चन ऐसे बनता है अगर एंजाइम को पहचानने का, शुगर को पहचानने का, तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे GEN जहाँ लगा होता है, वो जिस प्रोटीन के बाद में आफ्टर, यानी सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, वो क्या होती हैं? इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं। और जिस प्रोटीन के पहले प्रो लगा होता है, प्रो, यहाँ देखिए ऐसे है ना, प्रोथ्रॉम्बिन, तो देखिए यहाँ पर प्रो लगा हुआ ना, ये क्या है? प्रीफिक्स है, यानी इसके पहले लगा हुआ है। अगर जिस एंजाइम के जिस प्रोटीन के पहले प्रो और लास्ट में GEN लगा हो, क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं। तो डियर फ्रेंड ये जो थ्रोम्बिन हुआ, ये किसको? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया। और डियर फ्रेंड ये जो फाइब्रिन होती है अघुलनशील होती है, अघुलनशील, यानी ये घुलनशील नहीं होती है। अब आप लोग डियर फ्रेंड तीसरी प्रोसेस पे आ जाइए। इसके जो ब्लड कोआगुलेशन की प्रोसेस है 3 तरह से पूरी होती है, एक तो प्रोथ्रॉम्बिन, फिर फाइब्रिनोजेन, फिर फाइब्रिन। यहाँ से जो फाइब्रिन बन के आई, ये जो फाइब्रिन है डियर फ्रेंड क्या करती है? अघुलनशील होती है। तो जब रक्त निकलता रहता है, ब्लड बहता रहता है, तो क्या करता है ये? उनकी सेल्स को, रक्त सेल्स यानी ब्लड सेल्स, जिसके अंतर्गत RBC, WBC, ETC, यानी RBC, WBC इत्यादि को अपने जाल में फंसा लेता है। और फाइब्रिन कैसा होता है? ये जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है डियर फ्रेंड। जैसे हम लोग चाय को छानना होता है तो छन्नी लेते हैं ना, यानी जाली नुमा होता है, तो छन्नी लेते हैं तो उसको क्या करता है? चाय पत्ती को उसमें फंसा लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता। उसी तरीके से ये जो फाइब्रिन है जाली नुमा संरचना होती है। इसको आप लोग यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे है, ऐसे, तो क्या करेगा ये? ऐसे जालीनुमा संरचना पाई जाएगी, और जब ब्लड निकलेगा उसमें RBC, WBC सब आएंगे। तो डियर फ्रेंड ये जो फाइब्रिन है क्या करती है?
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि को अपने जाल में फंसा लेती है, यानी जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आरबीसी मान लो यहाँ पे इंजर्ड हुआ है, ये टिश्यू है, यहाँ पे इंजर्ड हुआ है, यहाँ से ब्लड ऐसे निकल रहा है और यहाँ आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे फाइब्रिन जो है पहले से जमा हुआ है, यानी ये सब प्रोसेस हो चुकी हैं, जमा हुआ है, तो क्या करेगा आरबीसी इसके अंतर्गत आके क्या करेंगी, फंस जाएंगी, ऐसे इसी जाल में फंस जाएंगी और बाहर नहीं निकल पाएंगी। और साथ में जो प्लाज्मा होता है डियर फ्रेंड, जो कि एकदम लिक्विड होता है, उसको भी बाहर नहीं जाने देंगी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मात्रा में फंस जाएंगी कि वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो फिर क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का फाइब्रिन के अंतर्गत अंदर, फाइब्रिन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि का उलझ जाना, जाली में फंस जाना ही क्या हुआ, ब्लड कोगुलेशन, यानी रक्त का जमना। डियर फ्रेंड, ब्लड का जमना कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप लोग सोचे कि ऐसे जम गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइब्रिन के अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन। और डियर फ्रेंड, नॉर्मली ऐसा पाया जाता है जब ब्लड निकलता है कहीं चोट लगने पर, तो लगभग 2 से 5 मिनट में ब्लड जम जाता है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि एक डिजीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, हीमोफीलिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो डियर फ्रेंड, ये जो हीमोफीलिया, ये क्या है, एक आनुवांशिक डिजीज है। इसमें अगर चोट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड जो है काफ़ी टाइम तक बहता रहता है, ऐसा भी होता है कि ब्लड जमता ही नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है डियर फ्रेंड। इसके अलावा डियर फ्रेंड, आप लोगों को ये पढ़ना है कि सीरम क्या होता है। सीरम, सीरम जो है डियर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए। यहाँ से अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो सीरम अवश्य पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड, सीरम किसे बोलते हैं, जो प्लाज्मा पाई जाती है, ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं। और आप लोग हमारी पिछली क्लास में पढ़े कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, प्रोथ्रॉम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये सब प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ देखिए हमने कैसे लिखा है इसको, सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा से प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दिया जाए, जो भाग बचता है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत क्या आएंगे, फाइब्रिनोजन, उसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सब क्या है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इन्हीं को जब प्लाज्मा से निकाल दिया जाता है तो उसको सीरम बोला जाता है। साधारण सी बात है, प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन और फाइब्रिन को निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सीरम। इसके अंतर्गत डियर फ्रेंड, एक जो ये सीरम इंस्टीट्यूट है, आप लोग सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरम, कि इसके नाम पर एक संस्था भी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। डियर फ्रेंड, अब आप लोगों को पढ़ना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हार्मोन से रिलेटेड, कि कौन सा हार्मोन्स है जो ब्लड कोगुलेशन में सहायता करता है, तो कौन सा हार्मोन्स है डियर फ्रेंड, एक पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है जो ब्लड कोगुलेशन में सहायता करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रोटीन ही पूछा जाए, धातु ही पूछी जाए, वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन्स है जो ब्लड कोगुलेशन में सहायता करता है। तो कौन सा हार्मोन्स डियर फ्रेंड, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ लिखा है पैराथार्मोन हार्मोन्स, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। पैराथायराइड जो कि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंडोक्राइनोलॉजी में। तो डियर फ्रेंड, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन है जो ब्लड कोगुलेशन में सहायता करती है, तो कौन सी विटामिन है, विटामिन के। और फिर प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रॉम्बिन, इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और प्लेटलेट्स तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके कि ब्लड कोगुलेशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, प्लेटलेट्स का। तो डियर फ्रेंड, अब आप लोग सोचिए, ब्लड को जमाने वाले तो इतने सारे लोग हैं। तो डियर फ्रेंड,
हम लोगों ने ब्लड कोआगुलेशन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा, यानी रक्त स्कंदन के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा। ये ब्लड कोआगुलेशन की स्टेप कितने स्टेप में पूरी हुई? प्रोसेस 3 स्टेप में, पहली, दूसरी और तीसरी 3 स्टेप में कंप्लीट हुई। तो आप लोग सोचिए कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए इतने सारे लोगों की जब ज़रूरत पड़ी, तो ब्लड कोआगुलेट ना हो इसके लिए भी तो कोई किसी को होना चाहिए। इसके लिए कौन होता है? हिपैरिन होती है। हिपैरिन कहाँ पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है, यानी बॉडी के अंदर पाई जाती है। जब ब्लड, ये इसी हिपैरिन की वजह से डियर फ्रेंड, जो हम लोगों के ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, बहता रहता है, यही हिपैरिन उसका कारण है। अगर हिपैरिन ना हो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ना हो, तो ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा और कितना डेंजरस हो जाएगा वो आप लोग समझ सकते हैं। तो हिपैरिन क्या हुआ? एक एंटीकोगुलेंट, एक एंटीकोगुलेंट क्या हुआ? एंटीकोगुलेंट, वो भी कैसा? नेचुरल। यानी हिपैरिन ही इतने सारे लोगों पर अकेले ही हिपैरिन ही भारी पड़ा। हिपैरिन को क्या कहे? एंटी नेचुरल कोआगुलेंट। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने इतना सब कुछ समझ लिया। अब आप लोग यहाँ आ जाइए। यहाँ जो आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होती हैं, क्या होती हैं? इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती हैं। आप लोगों ने कैसे पहचाना कि अगर प्रोटीन के पहले प्रो लगा हो? यहाँ देखिए प्रो लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए प्रो। ये क्या है? प्रीफिक्स है, यानी प्रोटीन के नाम से पहले लगा है। और यहाँ फाइब्रिनोजिन लगा है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन लिखी है, इसके नाम के लास्ट में क्या है? GEN सफिक्स। अगर प्रोटीन के नाम से पहले प्रो प्रीफिक्स लगा हो और प्रोटीन के नाम के बाद में सफिक्स जो है GEN लगा हो, तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं डियर फ्रेंड? इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, ये दोनों जो हैं किस फॉर्म में है? इनएक्टिव, यानी किस अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था। यानी इस अवस्था में ये ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प नहीं करती हैं। इनको ये लोग जो है थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन जो होते हैं एक्टिवेट करते हैं पहले। तो डियर फ्रेंड, आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे ये सब। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है, इनका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में यानी यकृत में। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता से। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने सब कुछ ये अच्छे से सब कुछ समझ पाए होंगे। हमें आशा है कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और हमारी पिछली वीडियो आप लोग जाकर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जिस किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग हमें कमेंट में बताइए, उसको हम आप लोगों को एकदम इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे कि कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, बाय।